Assalamu alaikum students. In this video we have to briefly discuss about the sample size determination, that how can we determine a sample size, because in research the most important question is that what is going to be the size of a sample that you are going to select for your study. We know that we have to apply different sampling techniques, different sampling procedures depending upon the kind of research, depending upon the nature of the questions that we have used in our research, depending upon the kind and nature of hypothesis that we have used in our research. लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके माइंड में आता है व्हेन यू आर कंडक्टिंग रिसर्च इज़ दैट व्हाट इज़ गोइंग टू बी द साइज़ ऑफ योर सैम्पल बेस्ड ऑन योर पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन आपने चूज़ की है उसको माइंड में रखते हुए आपका सैम्पल साइज़ क्या होना चाहिए. प्रॉबेबली आजकल हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि हमारी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि हमें हमारे सैम्पल का साइज़ क्या होना चाहिए, जो रिसर्च हम कंडक्ट करने वाले हैं उससे रिलेटेड हमारा सैम्पल साइज़ क्या होना चाहिए. सो नॉर्मली ये कहा जाता है दैट फॉर अननोन पॉपुलेशन वी हैव जी पावर सॉफ्टवेयर एंड फॉर नोन पॉपुलेशन वी हैव राव सॉफ्टवेयर. सो आजकल हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो कि आपको हेल्प आउट करते हैं टू डिटर्मिन द सैम्पल साइज़ वेदर योर पॉपुलेशन इज़ नोन और अननोन. लेकिन अगर स्टेटिस्टिकली हम बात करें दैट इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, तो हमारे पास प्रॉपर फार्मूला है जिसके थ्रू हमें जो है सैम्पल साइज़ को कैलकुलेट करने में हेल्प मिल सकती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए ये जानना ज़रूरी है दैट व्हेन वी टॉक अबाउट स्टेटिस्टिक्स, सो वी हैव डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स. Descriptive statistics basically describes the characteristics of a certain variable in a simple and understandable manner. जो आपका डेटा है, जो आपने अपनी रिसर्च के लिए डेटा चूज़ किया है, उसको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करना अगर आपने हो तो वो आप डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स की हेल्प से कर सकते हैं. और डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स में कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं वो भी अभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो सैम्पल साइज़ की तरफ जाने से पहले आप ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ आपके लिए जानना समझना ज़रूरी है. सो डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स बेसिकली विच हेल्प्स यू टू समराइज एंड डिस्क्राइब द डेटा in a simple and understandable manner. On the other hand, inferential statistics क्या है हमारे पास? It means to use statistics to project characteristics from a sample to an entire population. Inference means when you take out conclusion, when you make certain decisions. आपने अपने डेटा को डिस्क्राइब कर लिया with the help of descriptive statistics, उसके बाद आप proper techniques यूज़ करते हैं so that you can draw inferences from the data that you have calculated from the sample, and then you can apply that conclusion to the entire population. सैम्पल हम चूज़ इसलिए करते हैं, उस पर हम डिफरेंट टेक्निक्स इसीलिए अप्लाई करते हैं ताकि हमें रिज़ल्ट्स पता चल सकें और उन रिज़ल्ट्स को फिर हम ओवरऑल पॉपुलेशन पे अप्लाई कर सकें, जनरलाइजेबिलिटी को इंक्रीज़ कर सकें. सो दैट इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फरेंशियल स्टेटिस्टिक्स. उसके बाद बात आती है व्हाट डू वी मीन बाय सैम्पल स्टेटिस्टिक्स एंड पॉपुलेशन पैरामीटर्स. सैम्पल स्टेटिस्टिक्स बेसिकली वो वेरिएबल्स जो कि आपने अपने सैम्पल में यूज़ किए हुए हैं या वो वेरिएबल्स जो कि आप अपने सैम्पल डेटा से कैलकुलेट करने वाले हैं, वो बेसिकली आपके सैम्पल स्टेटिस्टिक्स होते हैं. एंड ऑन द अदर हैंड पॉपुलेशन पैरामीटर्स मीन्स द वेरिएबल्स दैट आर पार्ट ऑफ योर पॉपुलेशन और द मेजर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन. सो वो वेरिएबल्स जो कि आप कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर सैम्पल डेटा इज़ बेसिकली योर सैम्पल स्टेटिस्टिक. और अगर आप अपनी पॉपुलेशन को यूटिलाइज़ कर रहे हैं इन ऑर्डर टू कैलकुलेट अ सर्टन वेरिएबल, सो दैट वुड बी नोन एज पॉपुलेशन पैरामीटर. फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा को यूजेबल बनाने के लिए सॉरी आई मिस्ड द पेज. ओके, सो in order to make the data usable, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, कुछ फंक्शंस आपने परफॉर्म करने होते हैं, जिसमें जो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. What do we mean by frequency distribution or frequency table? It's basically a set of data organized by summarizing the number of times a particular value of a variable occurs. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी रिसर्च का कोई भी वेरिएबल है, you are interested in weight of the individuals or the sample that you have selected and you want to check their weight and heights. तो आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. यू विल सी दैट हाउ मेनी टाइम्स पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इज़ अकरिंग
कितनी मरतबा वेट की एक पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है, 30 kgs में कितने इंडिविजुअल्स आ रहे हैं, 50 kg में कितने इंडिविजुअल्स आ रहे हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिटरमिन दिस. So next is that percentage distribution. Percentage distribution is basically a frequency distribution organized into a table or graph that summarizes percentage values associated with particular values of a वेरिएबल. जब उसी जो आपने फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बनाया है उसी की बेसिस पे जब आप उन्हीं वैल्यूज़ की परसेंटेजेस कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसे हम परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं. यह आपको एग्जांपल की हेल्प से और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. एज़ यू कैन सी यहाँ पे हमें बताया गया है कि जो इनकम लेवल्स को बताया गया है कि कितने इंडिविजुअल्स हैं जो कि जिनकी इनकम है अंडर 3000, कितने हैं जो कि 3000 टू 5999 की रेंज में हैं, कितने इंडिविजुअल्स हैं जो कि 6 से 8999 की रेंज में हैं, कितने इंडिविजुअल्स 9000 से लेकर 11999 रेंज में हैं और कितने इंडिविजुअल्स 12000 और मोर रेंज में है. सो दिस इज़ इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आपको यहाँ पे गिवन है नंबर ऑफ़ पीपल हु होल्ड डिपॉजिट्स इन ईच रेंज या फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ़ पीपल हु हैव इनकम इन दिस रेंज. तो ये आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हेल्प से पता चल गया है कि इतने इतने नंबर हैं. अब इसी को हमने परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन में जब कन्वर्ट किया है तो इसी नंबरिंग को आपने परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है. कैसे? 499 डिवाइडेड बाय 3120 जो कि टोटल अमाउंट है, इसको डिवाइड करें, मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो आपके पास आ जाएगा 16% हु इज़ अंडर 3000. सिमिलरली सेकंड कैटेगरी को देखें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 530 इंडिविजुअल्स हैं आपके पास जबकि टोटल है 3120. 530 को आपने डिवाइड करना है 3120 पे एंड मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे सो यू विल गेट 17% एंड सो ऑन. और जब आप परसेंटेजेस को टोटल करेंगे सो यू विल गेट 100%. सो नॉर्मली आप ये कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ SPSS. यू हैव टू कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यू हैव टू कैलकुलेट परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर हमारे पास आ जाता है प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट दैट हाउ मेनी चांसेस ऑफ अक्रेंस आर देयर दैट द पीपल हु आर फॉलिंग अंडर द रेंज ऑफ 3000, पीपल हु आर फॉलिंग अंडर सेकेंड कैटेगरी एंड सो ऑन. सो प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में भी आप बता सकते हैं विच इज़ बेसिकली रिलेटिव लॉन्ग रन फ्रीक्वेंसी विद विच एन इवेंट विल अकर. इसमें आपने सिंपली प्रोबेबिलिटी में आपने इस तरह करना होता है कि परसेंटेजेस को आपने डिवाइड करना है 100 पे एंड यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी वैल्यू. सो and then we have proportions. Proportion is the percentage of elements that meet some criteria. Proportion is the same case जब आप किसी भी वैल्यू को परसेंटेज की फॉर्म में या डेसिमल की फॉर्म में या प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो बेसिकली उसे ही हम प्रोपोर्शन कहते हैं. अब सैम्पल साइज़ की तरफ आने से पहले हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को थोड़ा सा देख लेते हैं. मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एज़ यू ऑलरेडी नो, जब सेंट्रल टेंडेंसी की बात आती है तो हमारे पास 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मीन, मीडियन एंड मोड. मीन इज़ बेसिकली द एवरेज. जब आप एवरेज लेते हैं जो आपके पास नंबर ऑफ़ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़ हैं उनकी आप उनको सम कर लेते हैं एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़, तो आपके पास एक एवरेज आ जाता है कि ऑन द एवरेज एक जो पर्टिकुलर वेरिएबल है उसकी क्या वैल्यू है. जब हम मीडियन की बात करते हैं, मीन की जब हम बात करें तो मीन का जो फार्मूला है सम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एन. एन इज़ दी नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज़. जब हम मीडियन की तरफ आते हैं इट्स ऑल्सो अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच शोज़ यू द मिड पॉइंट, जो आपको मिड पॉइंट बताता है जिसके अबव एंड जिसके बिलो इक्वल वैल्यूज़ होती हैं. इट्स ऑल्सो अ स्टेट्स कॉन्सेप्ट. Mode is the most repeated value which is also a measure of central tendency. most repeated value कौन सी है, आपकी जो आपका वेरिएबल है उसमें most repeated value कौन सी आ रही है, कौन सा ऐसा वेट है, कौन सी ऐसी हाइट है जो बहुत कॉमन आ रही है. ये मैं आपको एज एन एग्जांपल बता रही हूँ. देयर कैन बी डिफरेंट केसेस एंड रिस्पेक्टिवली देयर कैन बी डिफरेंट मीडियंस, मोड्स एंड मीन्स. अब जब डिस्पर्शन की बात आती है, डिस्पर्शन मीन्स स्प्रेड. आप देखते हैं, चेकआउट करते हैं कि व्हाट इज़ दी स्प्रेड अमंग डिफरेंट वेरिएबल्स. सो जब अमंग द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल्स, तो जब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की बात आती है तो हमारे पास आता है रेंज विच इज़ द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, which is the when we see the difference between the higher limit and lower limit, upper value and lower value.
सो उसके दरमियान जो डिफरेंस होता है दैट इज़ नॉर्मली रिप्रेजेंटेड बाय रेंज. स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है, इट शोज़ यू, इट्स अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन. इट शोज़ दैट हाउ द ऑब्जर्व वैल्यू डेविएट्स फ्रॉम द मीन वैल्यू. और जब वेरिएंस की बात आती है तो वेरिएंस बेसिकली हमारे पास क्या है, स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है. और स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स. एंड ऑल दीज आर मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो आपको बताते हैं कि किसी भी वेरिएबल की एक वैल्यू उसकी मीन वैल्यू से कितना डिफ़र कर रही है, कितना वेरिएट कर रही है. सो दैट वाज ऑल अबाउट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन. अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ आते हैं. नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? इट्स अ सिमेट्रिकल बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन that describes the expected probability distribution of many chance occurrences. Means normal distribution जो आपको positive and negative values show करे कि there are chances that value of a certain variable may fall within the negative range or within the positive range. It has normal distribution की जब हम बात करते हैं, so it has two tails. Both the tails are equal. It has both the positive and negative values and it's a bell shaped. एक symmetry type की आपको नज़र आती है, equal symmetry होती है. As you can see on the screen, we have negative values and we have positive values. You can see negative values on the left hand side and positive values on the right hand side, and it's a bell shaped, and it shows that in this region the your observed values should fall. Okay, now we will move towards sample size जो हमारा main topic है. ओके इसमें फिर पॉपुलेशन पैरामीटर्स से रिलेटेड भी हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं. पॉइंट एस्टिमेट इज़ एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन मीन इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल वैल्यू, स्पेशली यूजुअली द सैम्पल मीन. जब आप पॉपुलेशन मीन को रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैम्पल मीन तो उसे हम पॉइंट एस्टिमेट कहते हैं. मीन्स पॉपुलेशन का कोई फैक्टर है बट यू आर रिप्रेजेंटिंग इट इन द फॉर्म ऑफ अ सैम्पल, सो दैट इज़ नोन एज पॉइंट एस्टिमेट्स. एंड देन वी हैव कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल. मीन्स आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आपका जो वेरिएबल है वो इस रेंज में फॉल करेगा. नॉर्मली इट्स कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ जी वैल्यूज़. अब सैम्पल साइज़ की तरफ हम आते हैं. एज वी नो व्हाट डू वी मीन बाय रैंडम सैम्पलिंग एरर. रैंडम सैम्पलिंग एरर का मतलब ये है कि व्हेन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके हैं, इट्स अ एरर इन द सैम्पलिंग. जब आप एक स्टेटिस्टिकल प्रोसीजर अप्लाई करते हैं अपने सैम्पल पे और आपका जो रिज़ल्ट है वो एक्यूरेट नहीं होता, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वैसा नहीं होता, सो उसे हम रैंडम सैम्पलिंग एरर कहते हैं. एंड दिस इज़ यूजुअली बिकॉज यू हैव टेकन स्मॉल सैम्पल साइज़. नॉर्मली ये कहा जाता है कि इफ़ यू वांट टू रिड्यूस द रैंडम सैम्पलिंग एरर, सो यू हैव टू इंक्रीज़ your sample size. You should take a large sample size. So random sampling error को आप कैसे डिनोट करते हैं? z s डिवाइडेड बाय अंडर रूट n, वेयर z जो है स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू है कॉन्फिडेंस इंटरवल की, एंड s इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन, वेयर s n इज़ द सैम्पल साइज़. इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए हम अपने सैम्पल साइज़ को डिटर्मिन करेंगे. सैम्पल साइज़ की जब बात आती है, सो यू विल you have to think about, you have to consider three important factors. First of all, you should know the standard deviation of population. Second is that you have to make a judgment about allowable magnitude of error, and third is that you have to determine confidence level. जब ये तीन factors आप determine कर लेते हैं, so this will help you out to calculate your sample size, as you can see in the formula, which is given as z s divided by e and whole square. So where z is the standardized value that corresponds to the confidence level, and s is the standard deviation of population standard deviation, and e is the acceptable magnitude of error. ठीक है, जो acceptable magnitude है error का, means कितना random sampling error जो acceptable है वो magnitude हम यहाँ पे insert करते हैं. ये values जब आप insert कर लें तो आप अपना sample size easily determine कर सकते हैं. ओके इसके अलावा आपका पॉपुलेशन साइज़ भी आपके सैम्पल साइज़ को इफ़ेक्ट करता है. अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे गिवन है जैसे कि फॉर एग्जांपल यू हैव पॉपुलेशन ऑफ 98 मिलियन, एंड इन दिस केस इफ़ यू आर यूजिंग अ सैम्पल ऑफ 5000 हाउस होल्ड्स, सो दैट इज़ नॉट सफिशेंट. So you have to choose, you have to calculate the sample size on the basis of your population. आपने population size को देखते हुए अपने sample size को calculate करना होता है. उसी के प्रोपोर्शन से आपने चलना होगा. और ना ही आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आपकी पॉपुलेशन बहुत लिमिटेड है लेकिन आप
अगेन लार्ज सैम्पल साइज़ यूज़ कर रहे हैं जबकि आपकी पॉपुलेशन इतनी नहीं है, सो इन दैट केस you may overestimate the sample size, which is again a problematic situation. So you have also you have to be very careful regarding this as well. इसके अलावा we have also another concept which is a sample size on the basis of judgment. Sometimes you have to use your judgment in order to calculate the sample size. For example, आप ये देखेंगे, for example, if you want to know the attitude level of employees who are working in a certain organization, so in that case you have to choose you have to decide कि आपका sample size क्या होना चाहिए. अगर आप attitude level measure करना चाह रहे हैं employees का, तो आप ये देखें कि total number of employees हैं कितने, और आपको उस हिसाब से आया कैटेगरीज़ बनानी चाहिए, स्ट्रैटिफिकेशन करनी चाहिए, कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार ऐसे होता है दैट वी हैव unknown population and we don't know that how to calculate the sample size. So in that case we usually select the sample size on the basis of our judgment. So basically class, this was the general discussion related to the sample size determination. So you have to keep certain things in your mind, that what is basically the formula for calculating sample size. But nowadays when it comes towards the research, we have special softwares which can help us in the calculation of sample size, whether we have a known population or we have unknown population. So hopefully it would be a bit clear to you. Thank you class.